गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग थर्मोडायनामिक्स का अगला पार्ट करेंगे जो कि फोर्थ वीडियो होगा। और अभी तक हम लोग थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं। उसके कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे ग्राफ थ्योरीज वगैरह हम लोग देख चुके हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट्स पे कई सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। और पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट में भी कैसे कैसे प्रोसेस हो सकते हैं, कौन कौन सा कंडीशन होगा उसका, वो सारा चीज हम कर चुके हैं। हम आपको 4 प्रोसेस दिखा चुके हैं। बोले तो 5 प्रोसेस दिखा चुके हैं आपको। एडियाबैटिक कब होगा, आइसोबारिक कब होगा, आइसोथर्मल कब होगा, आइसोकोरिक कब होगा और पॉलीट्रॉपिक कब होगा। ये 5 चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं और 5 इसमें क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, ये एक अच्छा प्रॉब्लम है दोस्तों। ये एरोड का प्रॉब्लम है और काफी अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 2 चैम्बर दिए गए हैं। ठीक है, मतलब 2 इसमें सिस्टम है, एक ये और एक ये। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक वाल्व से कनेक्टेड है और ये वाल्व बंद है अभी, ये वाल्व क्लोज्ड है, क्लोज्ड। ठीक, कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये पूछता है यहाँ पे कि अगर ये वाल्व खोला जाएगा, ठीक है, आफ्टर ओपनिंग द वाल्व फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है, पीएफ, वीएफ और टीएफ। फाइनल प्रेशर क्या होगा खोलने के बाद, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा और फाइनल टेंपरेचर क्या होगा। दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन कर चुके हैं एचसी वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको याद होगा दोनों तरफ सेम टाइप का गैस दिया गया था। इसका वॉल्यूम सेम था, ठीक है, और इसका प्रेशर सेम था। आप देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। एचसी वाला का क्वेश्चन एक एग्जांपल कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है कि सभी कुछ अलग है। यहाँ प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर P1 V1 T1 है और यहाँ प्रेशर P2 V2 T2 है, दोनों अलग चीज है। ठीक है ना, तो कई सारे वेरिएशंस आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मोनोटोनिक गैसेस मैंने लिया है और यहाँ पे डायटोनिक गैसेस है। ठीक है, तो ये साफ डिफरेंट है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आसानी से बन जाएगा। इसमें एक फंडामेंटल्स आपको आना चाहिए। ठीक है, और हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। खैर, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले बात हमको कितनी चीज निकालने हैं, प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेंपरेचर। ठीक है, इसके लिए हमारे दिमाग में एक चीज तो आ जाना चाहिए कि कुछ भी होगा। अच्छा, दूसरा बात है ये सब ये एडियाबैटिक है, ये जो है ये एडियाबैटिक है, ये सब एडियाबैटिक है। ये भी गिवन है आपके क्वेश्चन में, ये एडियाबैटिक है। ये एडियाबैटिक है। ठीक है, मतलब आइसोलेटेड है ये सब। ठीक है, अब एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर पीएफ वीएफ टीएफ है, निकालने के लिए 3 वेरिएबल है जो हमको निकालना है। इसके लिए इक्वेशन भी कितने चाहिए होंगे, 3। इक्वेशन कितने चाहिए होंगे, 3। ये बात अपने माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए। अब हमको ये ढूंढना है कि किस किस की मदद से हम ये 3 इक्वेशन निकाल सकते हैं, किस कंडीशंस को यूज करके हम 3 इक्वेशन निकाल पाएंगे, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज आता है जो सबसे आसान पार्ट है इसका, कि यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो VF खोलने के बाद VF क्या होगा, इसका कोई भी वॉल्यूम नहीं है भी तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसको अगर ओपन कर दिए तो वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहली बात, एक बात तो बड़े आसानी से समझ में आता है कि VA बराबर V1 प्लस V2। ठीक है, और ये एक इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा, अब हम देखते हैं दोस्तों कि दूसरा इक्वेशन कहां से मिलेगा। तो दूसरा इक्वेशन ऐसे मिलेगा, क्या ये सिस्टम क्लोज्ड है, क्या ये सिस्टम क्लोज्ड है, तो आंसर है। तो क्लोज सिस्टम में क्या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होता है, तो आंसर है बिल्कुल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि N1 प्लस N2 प्लस N2, क्या यही NF होगा जो कि फाइनल होगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हमको प्रोसेस बताइए, ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो बच्चों आप प्रोसेस जब भी पढ़े हो एक सिस्टम का पढ़े हो, मतलब अगर ये एक सिस्टम है, ये P2 V2 T2 है और यही फिर बदल रहा है, इसका स्टेट बदल रहा है, P3 V3 और T3 हो जा रहा है, उसमें हम कोई प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों सिस्टम इंटरेक्ट करें तो किसी प्रोसेस के बारे में हम लोग नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, एक हिंट मिलेगा कि जितना नंबर ऑफ मोल है, सपोज करिए इसमें नंबर ऑफ मोल N1 है और इसमें नंबर ऑफ मोल N2 है, तो NF यही होगा।
खुलने के बाद भी नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको एक चीज आता है, हम लोग दोस्तों पढ़े थे आइडियल गैस के लिए पीवी बराबर nRT, तो हमको n क्या होता है फॉर्मूला PV अपॉन RT, ठीक है, वो चीज यहां लिखेंगे। तो यहां पे जो n1 होगा वो क्या होगा, n1 होगा P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 बराबर PF VF। अच्छा VF कितना है, ये पुट कर दीजिए, V1 प्लस V2 अपॉन RT। सबसे पहले देखिए, ठीक। अब यहां देखिए R R R कट जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन में कितने अननोन्स हैं, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसमें अननोन्स कितने हैं, एक TF आपको नहीं पता है और एक PF नहीं पता है, ठीक है। यहां पे VF हमको पता चल चुका है, यहां अननोन कितने हैं PF और TF, मतलब कि हमको एक इक्वेशन और चाहिए होगा क्योंकि यहां दो अननोन है और इक्वेशन एक ही है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा रिलेशन, ठीक है। अब तीसरे रिलेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें। तीसरा इक्वेशन क्या होगा, अब तीसरा इक्वेशन के बारे में सोचते हैं कि ये जो वॉल दिया है ये दिया हुआ है एडियाबेटिक, क्या दिया हुआ है एडियाबेटिक। अगर ये दोनों सिस्टम मिलेंगे, मतलब ये इससे जाके मिला और ये इससे इंटरेक्ट किया, मतलब खुल गए और दोनों मिल गए, तो क्या बराबर होगा। तो जरा बुद्धि लगा के सोचिए, इसके पास जो टेम्परेचर है, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक, और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर ही होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि एडियाबेटिक है ना, हीट तो कोई जा ही नहीं रहा। ये बात सोचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको मतलब आना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला ये गैस, यहां देखिए मोनोटोनिक है डायटोनिक, तो मोनोटोनिक गैस लिए क्या लेंगे, आपको पता होगा क्या होता है F/2 nRT जो एनर्जी होता है, या फिर F/2 nRT की जगह PV, ये होता था, याद कीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स में हम लोग ये पढ़ा करते थे, ठीक है। तो अब सोचिए इसके पास पहले एनर्जी कितना है, तो वो क्योंकि ये मोनोटोनिक है तो 3/2 P1 V1 इसलिए लिए क्योंकि P1 V1 को पता है, चाहे आप P1 में ले लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। 3/2 P1 V1 प्लस, अब ये डायटोनिक है, डायटोनिक के लिए क्या हो जाएगा 5/2 P2 V2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये फाइनली एक टेंपरेचर अटेन करेगा, फाइनली क्या करेगा, एक टेंपरेचर अटेन करेगा, और वही टेंपरेचर कौन सा टेंपरेचर है, TF। तो ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये बराबर पहले तो अच्छा इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, मैं बताता हूं आपको, जैसे यहां पे लिखिए नंबर ऑफ मोल क्या होगा PV अपॉन RT, इसी बात को सोच के यहां करेंगे, देखिए 3/2 n जो होगा पहले वाले में कितना होगा P1 V1 अपॉन RT1, ये हो गया n1, वहां देख लीजिए, और प्लस ये n हो गया R, टेंपरेचर क्या हो गया इसका फाइनल, सभी का टेंपरेचर तो TF ही है ना, और प्लस n F/2, मतलब F हो गया 5, जो डायटोनिक गैस है, तो उसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा 5/2, और ये हो गया P2 V2 अपॉन RT2, ये हो गया N2 into R into TF, ठीक है। तो यहां पे ये रिलेशन आपको आ गया, तो यहां पे R से कट जाएगा, R से ये भी कट जाएगा, और कितना हो गया, ये हो गया 3/2 P1 V1 प्लस 5/2 P2 V2 इज इक्वल टू 3/2 P1 V1, चलिए हम कांस्टेंट है इसमें निकाल लेंगे क्योंकि TF दोनों में है, प्लस 5/2 P2 V2 अपॉन P2, और इस सब को लिखिए, यहां ये आ गया दोस्तों तीसरा रिलेशन, ठीक है। यहां से आप TF निकालिए, TF यहां से आप ऐसे करके आ जाएगा, और वो TF हम पुट कर देंगे यहां पे, तो क्या PF भी निकल जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बचता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तीन रिलेशन ये है जिसको यूज करना है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, सोचिए, तब जाके ये आपको डाइजेस्ट होगा, ठीक है।
लिखेंगे इसको, तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है आपको एक क्लोज सिस्टम जो कि एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक है, और इसमें क्या है, एक पिस्टन है, ये भी एडियाबेटिक है। ठीक है, तो सब एडियाबेटिक हो गए, और ये फ्री है, मतलब मूव कर सकता है, और फ्रिक्शन लेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, आइडियल केस में हम लोग मानते हैं। ठीक है, और यहां पे जो प्रेशर, यहां पे एक हीटर है ऐसा, ठीक, और यहां जो इनिशियल प्रेशर है वो है P0, V0 और T0। ठीक है, और यहां पे भी मान लीजिए प्रेशर है P0, V0 और T0। ठीक है, तो ऐसा ऐसा मिलेगा, ठीक है, फ्री है, और यहां पे हीट सप्लाई हो रहा है। दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसा है, अब समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले ऐसा समझिए, हम आपको ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो पिस्टन है, ये जो V0 है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये V0 से हो गया V0/8, V0/8 आ गया। हमने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, ये सब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब आपको पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनिएगा। ये आ गया कि यहां पे, और ये क्या हो गया V0/8। मुझे इसका प्रेशर नहीं पता है, तो इसका प्रेशर इस समय P2 है, और इस समय टेम्परेचर जो है इसका मान लीजिए कुछ भी है T2 मान लीजिए। ठीक, और यहां भी गैस का हमको नहीं पता क्या है। हाँ, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V0 + V0 2V0, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो 2V0 में से अगर ये V0/8 घटा दे तो 8 × 16 में से 15/8, 15/8 V0, और इसका टेम्परेचर T1 है, ये दिया हुआ बस। ठीक है, और भी मान लीजिए, चलिए और भी इसको टिपिकल कर देते हैं थोड़ा। इसको मैं मान लीजिए मोनोटोमिक गैस है, ये ऐसा समझ लीजिए He है, He का मोनोटोमिक होता है, और इसमें H2S ऐसा दिया हुआ है, और टिपिकल कर दिया इसको। ठीक, तो मुझे पहले जानना है कि P2 और T2 क्या होगा, और ये P1 और T1 ये क्या होगा। दूसरी बात, जो प्रोसेस हो रहा है स्लोली, ठीक है, ये प्रोसेस जो चल रहा है स्लोली चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ओके भाई साहब, क्या करें इस सवाल को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले बात सोचना है एक चीज कि अगर हम इस कंपार्टमेंट की बात करें, इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में आया है, तो यही कंपार्टमेंट है, एक ही सिस्टम है जो कि कंप्रेस होकर यहाँ आया है। तो एक सिस्टम के बारे में जब सोच रहे हैं तो हम प्रोसेस के बारे में सोच सकते हैं, कौन सा प्रोसेस था, उस समय दो सिस्टम था, यहाँ एक ही सिस्टम है। इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या कह रहे हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि सर ये एडियाबेटिक है क्या? हाँ बिल्कुल एडियाबेटिक दिया हुआ है। ये एडियाबेटिक है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है। कोई हीट आ रहा है क्या इसमें बाहर से? आंसर है नहीं। तो हीट किस में नहीं आता है? हीट ट्रांसफर जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसमें? एडियाबेटिक प्रोसेस में। अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी कि ये वाले कंपार्टमेंट से ये कंपार्टमेंट में हुआ, तो किस प्रोसेस से हुआ होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस से। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के रिलेशन में हमको पता है कि P1 V1 टू द पावर गामा,
P1 P1 टू द पावर गामा और P2 P2 टू द पावर गामा, ये दोनों बराबर होते हैं, पढ़ा है हमने। तो हम करते हैं इसको। अभी इसमें है क्या, H2 क्या है इसमें, H2 क्या डायटोनिक है, तो डायटोनिक है तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि इसका गामा कितना होगा। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि गामा 7/5 होता है इसका, और इसका कितना होता है He का गामा 5/3, सब लोग पढ़े हैं सर। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या हुआ। हाँ चलिए, अब यहाँ पे प्रेशर कितना है P0, अब वॉल्यूम कितना है V0, और ये कितना है 7/5, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे P2, अच्छा ये P2 हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, और V2 कितना है, तो V0/8 टू द पावर 7/5, ठीक है। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग जनरल कर चुके हैं पहले भी। ओके, V0/8, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें आप H ले लीजिए, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा हमको, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, मेरा इक्वेशन आसान हो जाएगा, कोई खास बात नहीं, 5/3, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया कितना, P2 हो गया P0 V0/8, तो into 8 हो जाएगा और हो जाएगा 5/3। ये करना थोड़ा आसान था और कोई खास बात नहीं था। V0 से V0 कट जाएगा और ये जो P2, तो P2 कितना हो गया 8, P0 into 8 को लिख सकते हैं 2 to the power क्यूब, और ये 5/3, ठीक है। तो कितना हो गया P2 और ये P0 into 2 to the power 3 से 3 आ जाएगा, 2 to the power 5 आ जाएगा। 2 to the power 5 कितना हुआ, 2 4 8 16 32, ये 30, यानी कि P2 कितना हो गया 32 किलो। पहली बात तो ये P2 आ गया भाई साहब। अब बोलो भाई साहब तेरे को P2 बताइए, तो P2 निकालना कौन सा बड़ी बात है, P2 निकाल लीजिए, दैट इज P2 ऐसा कर लीजिए। नंबर मोल्स तो कांस्टेंट ही है ना, तो नंबर मोल्स हो जाएगा P0 V0 अपॉन T0 बराबर 32 P0 और प्लस V0/8 इनटू T2, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। V0 से V0 खत्म, P0 से P0 खत्म, 8 चौका 32 और ये T2, तो T2 बराबर हो गया 4 T0। पहली बात ये, ठीक है। सो T2 हो गया कितना 4 T0। बोले समझ में आया? एक क्वेश्चन तो हम निकाल चुके हैं, V2 तो बताया ही गया था, P2 और P2 उसके साथ साथ निकालिए। ये चैप्टर करना इतना मुश्किल नहीं था। इसमें सोचिए क्या होगा, इसमें सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर आइसोबारिक है क्या, ये आंसर नहीं है भाई। आइसोबारिक नहीं है, आइसोबारिक तब होता है जब ये खुला होता ओपन। अब पिछला देखिएगा कंटेनर में ये सब खुला हुआ था, इसलिए मैंने ये सवाल किया। अभी यहाँ पे ये बंद है, तो हर समय यहाँ का टेम्परेचर P0 नहीं है, तो अंदर का टेम्परेचर P0 होगा। बात नहीं समझ में, इसलिए इसको ध्यान से रखेंगे। तो ध्यान रखने की बात ये कि ये आइसोबारिक नहीं है, लेकिन अगर वो यहां से यहां तक आया है तो ये तो हो गया आपको P2 कितना 32 P0 और यहां पे रुक गया है। अगर ये रुक गया है तो जाहिर सा बात है जो इधर का प्रेशर होगा वही इधर का प्रेशर होगा, यानी कि P1 भी कितना होगा 32 P0। अच्छा ये क्या एडियाबेटिक है ये वाला सिस्टम? आंसर नहीं है, हीट प्रोवाइड हो रहा है इधर से, तो कहां से एडियाबेटिक होगा? ठीक है, इसके लिए बुद्धि से सोचना पड़ेगा। बुद्धि से सोचना पड़ेगा क्या कि अगर थोड़ी देर के बाद भी अगर ये यहां पे गया है और यहां रुका हुआ है तो यहां का प्रेशर बराबर यहां का प्रेशर होगा ही होगा। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। T1 कैसे निकालेंगे? अरे भाई T1 निकालना कौन सी बड़ी बात है, अब उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो T1 निकालना कौन सी बड़ी बात है? T1 अब नंबर बोल तो कांस्टेंट ही है, वो तो आराम से निकल जाएगा।
दो निकल गया तो तीसरा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। पी नॉट अपॉन टी डॉट और ये हो गया 32 और पी नॉट इंटू वी नॉट नहीं 15 वी नॉट बाई 8 इंटू टी 1 8 चौका 32 पी नॉट से पी नॉट खत्म वी नॉट से वी नॉट खत्म तो टी 1 कितना हो गया टी 1 हो गया 15 चौका 7 टी नॉट। पहली बात ये यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गए मेरे पास। ये हो गया 60 टी नॉट और ये हो गया आपको कितना 40। ये दोस्तों हम लोग यहां से निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछता तो हम बता सकते थे, कोई खास बात नहीं था। चलिए बात करते हैं और भी चीजें निकालते हैं। ये तो चलिए ठीक है, बच्चों वाली बात है कि प्रेशर टेंपरेचर वॉल्यूम फ्लक्स में कैसे निकालना है। अब ये प्रॉपर्टी जब मेरे पास आ गई तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं ना। अगर आपसे ये पूछता कि बताइए कि इसमें कितना वर्क डन हुआ, यानी कि W2। ये सेकंड सिस्टम है, मान लीजिए ये सेकंड सिस्टम है और ये पहला सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि अब हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि W2 क्या है, मैं ये लिख देता हूं उसे W2 क्या है, ठीक है, और Q2 क्या है, ठीक है, और DU2 यानी कि चेंज इन एंट्रोपी क्या है। ये तीनों चीजें से पूछ लिया, ठीक, तो उसके लिए हम निकाल लेंगे। और 1 में भी पूछ लिया वही चीज, चलो ऐसा है, इसको और भी कर लेते हैं, सारी चीजें निकाल लेते हैं। W1 बताइए, Q1 बताइए और DU1 बताइए, ये तीनों चीज पूछ लिया क्या है, तो निकालते हैं। पहले W2 निकाल लेते हैं। W2 क्या होगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। n कितना है, अब गामा माइनस 1, गामा कितना है 5/3, तो 5/3 माइनस 1, ठीक है। आप चाहे तो टेम्परेचर के क्रम भी कर सकते हो, nr T1 माइनस T2 ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि T1 को हम nr T1 लिख सकते हैं और ये 5/3 होता है कितना 1.66, तो 1.66 माइनस 1 दैट गिव यू 0.66, ठीक है। ये कंडीशन है, तो आप इसको निकाल दो nr T1 वर्क डन, हाँ ठीक है। T1 कितना है, T1 हो गया, तो T1 तो T0 है, T0 माइनस T2 कितना है 41, तो कितना आ गया और अपॉन 0.66, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल चाहे जितना भी दिया हो, नंबर ऑफ मोल अगर दिया हुआ तो नंबर ऑफ मोल डाल लीजिए, या फिर कितना होता है नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, P0 V0 अपॉन RT0, ये भी तो कर सकते हैं। एनआर अगर मान लीजिए पहले कैसे P0 V0 इज इक्वल टू n RT0 होगा ना, तो n कितना होगा P0 V0 अपॉन r, या फिर आप nr की वैल्यू निकालें। अगर ऐसा कोई बोले आपसे कि nr की वैल्यू क्या होगी, सिंपल, इसमें क्या है, ठीक है, कोई खास बात थोड़ी ना, nr की वैल्यू दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -3 T0 nr -3 T0 nr अपॉन 0.66, ठीक है। और फिर nr T0 की जगह पे भी आप लिख सकते हो P0 V0, कोई खास बात नहीं है, -3 P0 V0 अपॉन 0.66, पहला आंसर T0 निकालना, ठीक है। गिवन टर्म्स के टर्म में आंसर आ गया, ठीक। अब आपसे पूछा गया कि Q2 क्या होगा, तो Q2 0 होगा भाई साहब, ये तो एडियोमेट्रिक है ना, तो Q2 तो 0 होगा। उसके बाद DU कितना होगा, तो भाई हमको पता है कि Q बराबर DU प्लस डेल्टा W, बड़े होने के, ठीक है। पूरे टर्म में हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि Q2 इज इक्वल टू DU प्लस W, ठीक है। तो Q2 तो 0 है, तो W2 क्या हो जाएगा -DU, ठीक है। तो -DU कितना होगा, सॉरी DU बराबर क्या हो जाएगा -W, DU बराबर -W, अब वैल्यू रख दीजिए, that becomes 3 P0 V0 upon 0.66, खत्म। अच्छा, चेंज इन एंट्रोपी से क्या मतलब होता है, एंट्रोपी चेंज का क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी उसका क्या हुआ, बढ़ा कि घटा। अगर प्लस आया मतलब बढ़ा
और माइनस आता तो घट गया। तो भाई साहब बढ़ना घटना कैसे समझेंगे? टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो एंट्रोपी बढ़ा है, ठीक है ना? ये बात आप याद रखिए, ठीक है? खैर लिख लीजिए, निकल गई सारी चीजें। ये क्वेश्चन तो निकल गया आपका। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। अब सबसे पहली बात है, दूसरा प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? कोई प्रोसेस नहीं है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है ना? कोई प्रोसेस नहीं है भाई साहब, हीट मिल रहा है, ठीक है ना? हीट मिल रहा है और यहां से ओपन भी नहीं, ओपन होगा तो इस्तेमाल कर लेते, ठीक है? और हीट दे रहे तो आइसोथर्मल भी नहीं है, तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो हमको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पहले उसका पॉज करके लिख लीजिए, तब आते हैं इस पे। ठीक है, ठीक है। अब एक बात जो समझने वाली बात है वो ये, इसका कोई प्रोसेस नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करें? हमको समझ नहीं आया क्या करें सर, कैसे निकालेंगे, कैसे क्या करें? प्रोसेस कुछ पता ही नहीं। प्रोसेस पता होगा तो आराम से फॉर्मूला में रख देते, पर प्रोसेस तो पता ही नहीं। हाँ, प्रोसेस तो नहीं पता है, लेकिन एक बुद्धि आप लगा सकते हैं, एक बुद्धि आप लगा सकते हैं। क्या? तो बुद्धि अच्छा, एक मिनट, इसमें क्या आप अगर W को अगर DU को निकालना चाहते थे तो फॉर्मूला जो होता है F/2 nR, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है, देखिए वही है। मोलर टॉपिक तो 3/2 dnR T2 - T1, ये भी कर सकते थे, कोई खास बात नहीं थी। ये हो जाएगा 4T0 - T0, देखिए वही आ जाएगा। हाँ, तो हम अब चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते थे, कोई खास बात नहीं है। अगर हमको डी पे ये भी फॉर्मूला पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? nr, ये हो जाएगा 3 T0 nr अपॉन, इसको 2/3 लिखिए, ये 2/3 होता है 0.66, और इसके जगह nr T0 हो जाएगा P0 V0 अपॉन 0.66। ये भी देखो वही है, देखो वही है, डी जो आया था वो वही आया था, ठीक है ना? तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, DU निकाल सकते हैं फॉर्मूला से F/2 nR T2 - T1। किस प्रोसेस के लिए? किसी प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस हो हम वो फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? एक बात आप याद रखिएगा। चलिए हम 1 के बारे में सोचते हैं। 1 के बारे में W निकालना है तो कैसे निकालें? अगर DU निकालना है तो सर DU का कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल। DU निकाल लीजिए, F/2 nRT से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। F क्या है भाई? डायटोनिक है, तो हो गया 5/2 nR, dt कितना है? 60 T0 माइनस T0, पहले T0 था, यहां कितना हो गया? 5 nR, पहले तो हो गया 59 T0 nR अपॉन 2, ठीक है? ये कर लीजिए और इसका ये ऐसा देगा, मतलब अगर देखा जाए तो 59 कैलकुलेशन है, 59 और 2/5 का 0.4 इनटू nr T0 to P0 V0 और अपन 2/5 मतलब कितना हो जाएगा? 0.4 उस सॉल्व करने के लिए। खैर ये आपका चेंज ये निकल जाएगी, तो आराम से निकल जाएगा। ये तो देखिए मतलब क्या रखिएगा दोस्तों हमेशा, DU निकालना है ना, तो DU के लिए ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, nR/dt, ये हर जगह वैलिड है, एवरी प्रोसेस फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है? दूसरा, कई बार F/2 को CV लिख देता है, तो NCV/dt, ये किसी भी प्रोसेस के लिए वैलिड है, कोई भी प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो DU तो निकल जाएगा, W कैसे निकलेगा? क्योंकि अगर देखिए, अगर आपको Q निकालना है तो अब यहां से निकाल दो DU + W, या चेंज के जोड़ी ऐसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको अगर DU पता है तो हीट निकालने के लिए तो पता होना चाहिए, फिर यही पता चल जाए, फिर यही पता चल जाए, तो W कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों एक चीज याद रखें, W निकालने के लिए हमको जो काम करना है वो ये सोचना है और लॉजिकल सोचना है कि ये इसको दबाया, ये इसको ऐसे दबाया,
तो इस पे वर्क हुआ, लेकिन किया कौन? यही हीट के इसी की वजह से नहीं यहां तक गया। सोचिए जरा, बात समझिए। अगर ये यहां से यहां तक गया है तो इस पे जो वर्क हुआ है वो किया कौन है? यही ना। आई बात समझ में? ये तो पूरा क्लोज सिस्टम है, यहां से वर्क तो बाहर गया नहीं है, नेट वर्क तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जीरो कब होगा? जब इस पे जो वर्क हुआ वो किया कौन? ये वाला है ना। तो सिंपल सी बात है भाई साहब कि W1 कितना होगा? तो जितना आया था उतना ही, दैट इज माइनस ऑफ W, है ना। अब ये कितना है? माइनस, ये कितना आया था? -3 P0 V0 अपॉन 0.66, याद होगा। तो W1 कितना हो गया? दैट इज 3 P0 V0 अपॉन 0.66। पहली बात तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्यों निकालने में कौन सी बड़ी बात है? क्यों निकाल लीजिए, क्यों उसको कर लीजिए कि क्यों कितना हो जाएगा? du1 प्लस w1 रख दीजिए। du1 कितना है? 59। अब एक काम करें, कॉमन ले लीजिए p0 v0 और du इज हाउ मच? 59 डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है, और प्लस w1 दैट इज 3 अपॉन 0.66। अब इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए अपना q1 भी आएगा। ऐसे दोस्तों दिमाग में लगा है सवाल है। अगर ये काफी अच्छा सवाल है, ढंग का सवाल है, इतना टफ आएगा नहीं, बट फिर भी कर लीजिए इसको। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप एक बार, दो बार, तीन बार खुद से ट्राई कीजिए, तब जाकर आपको इसका फील आएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग, फर्स्ट लॉ हो गया, अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताया है ये दो पार्ट में है, ठीक है। पहले पार्ट में स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में इंट्रोपी से रिलेटेड बात करेंगे इसमें, ठीक है। इंट्रोपी से रिलेटेड बात आपको बहुत जगह पे नहीं मिलेगा, बट आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि कई बार वो सबक वो बहुत यूजफुल होता है हमको काम करने में, ठीक है। तो इसलिए याद रखेंगे दोस्तों इन सारी बातों को, ठीक है। और इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बताऊंगा, इसमें क्वेश्चंस करना कोई हार्ड बात नहीं है, क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट इसका थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी तो ध्यान से सुनिएगा, और थ्योरी ना समझ में आए तो हमसे बार बार पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या बोलता है, और बहुत ही आसान है, ये कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें आप भी जानते हो। अगर हाई टेम्परेचर पे कोई बॉडी है, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट से उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो हीट लॉस करेगा ही करेगा, ये हम लोग भी जानते हैं। और इसके लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप जाएगा, हीट जो है वो अपने आप निकलेगा बाहर। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियसली क्या हो सकता है, अपने आप क्या हो सकता है। तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो कर सकता है, इसी के बारे में है। और दूसरी बात क्या है, हीट को हम लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे भी भेज सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, वो क्या करता है, अंदर में कम टेम्परेचर बना के रखता है, तो क्या करता है, अंदर के हीट को बाहर फेंकता है। रेफ्रिजरेटर के पीछे रेडिएटर लगा होता है, देखिए वो गर्म होता है, तो
क्या करता है, अंदर का हीट लेके बाहर फेंकता है, जिसके कारण वो गर्म होता है। ऐसा करने के लिए वो अपने आप नहीं हो सकता है, इसीलिए आपको रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ता है और उसके पीछे कंप्रेसर लगा होता है, वो वर्क करता है तब जाके ये पॉसिबल होता है। ठीक है, वही चीजें, उन्हीं सब चीजों का स्टडी हमको यहाँ पे करना है। तो लोअर टेम्परेचर से अपर हाई टेम्परेचर तक क्या अपने आप जा सकता है? आंसर है नहीं। हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर अपने आप जा सकता है? आंसर है हाँ, ये पॉसिबल है, फिजिबल है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे है आपका सेकंड लॉ। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो बातें हैं, पहले आप थ्योरी लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, दो साइंटिस्ट ने, दोनों ने अपना अपना डेफिनेशन दिया और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, पहला है केल्विन प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, statement. It states that ठीक है, it states that any process completing us, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ लिया है। It states that it is impossible to construct an engine which goes in a cycle and convert total heat into work done interacting with single reservoir मतलब कौन सा रिजर्वायर? टेम्परेचर रिजर्वायर। आपको पता है क्या होता है ये टेम्परेचर रिजर्वायर? समझ में आ जाएगा, पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्लैशियस स्टेटमेंट। क्लैशियस स्टेटमेंट ये क्या बोलता है? It states that it is impossible for a machine whose sole effect is to transfer heat from lower temperature reservoir to higher temperature reservoir। Yes, higher temperature without any effect on surrounding। मतलब कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट भेज तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप भेज देंगे बिना किसी सराउंडिंग के इंटरेक्शन के,
ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। हमको सराउंडिंग से कुछ ना कुछ भेजना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या है, it states that it is impossible to construct an engine which goes in a cycle and convert total heat into work done interacting with single temperature reservoir। मतलब एक ही टेम्परेचर रिजर्वायर से हम हीट ले और उसका पूरा का पूरा वर्क बना दे, दूसरे टेम्परेचर रिजर्वायर से हम इंटरेक्ट ही ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों बातें, एक है हायर से लोअर का और एक है लोअर से हायर का, ये दोनों आप ध्यान से लिख लीजिए इसको और इसको ध्यान में रखिए। लिख लीजिए, पहले हम सब कुछ एक एक चीज समझते हैं। ओके, तो बच्चों लिखिए एक मिनट, यहां पे एक चेक कर लीजिएगा, which operates in a cycle, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। उसके बाद फिर लिखिए, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो एक करके समझते हैं, पहले इसको समझिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर रिजर्वायर है। टेम्परेचर रिजर्वायर क्या होता है हम बता चुके हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें से थोड़ा सा हीट ले लिया जाए या थोड़ा हीट दे दिया जाए, उसके टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये है दोस्तों इंजन, इसका जो इंजन की बात की वो है वो इंजन, ठीक है ना, हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन वो मशीन है जो कि हीट लेके वर्क देता है। जैसे आपका गाड़ी, आप ऑटोमोबाइल जो है आप पेट्रोल देते हो तो वो हीट होता है, उससे आपको वर्क मिलता है, ठीक है, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये ई से, और ये है आपका T2, ठीक है। और हम आपको बोले यहाँ दो टेम्परेचर रिजर्वायर है, T1 इज ग्रेटर देन T2, जहां से हीट लेते हैं उसको बोलते हैं सोर्स, जहां से लेते हैं और जहां डालते हैं उसको बोलते हैं सिंक, याद रखें, ठीक है ना। जहां से लेना है वो होगा सोर्स और जहां से देना है जहां पे वो है आपका सिंक। ऐसा नहीं कि ये T1 बड़ा टेम्परेचर पे है तो ये तभी ये सोर्स, ऐसा नहीं है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना सब जहां से हीट लेते हैं वो सोर्स होता है, जहां हीट डालते हैं सिंक होता है, सिंक का मतलब ही वही होता है। तो यहां से ये क्या किया, हीट लिया Q1 और ये क्या किया, वर्क दिया, ठीक है। ये क्या किया, वर्क दिया। लेकिन ये जो है ऐसा, यानी कि एक ही टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लिया और हीट के वर्क दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये जरूर थोड़ा सा हीट जो है वो आगे भी छोड़ेगा, मतलब सिर्फ इसी टेम्परेचर रिजर्वायर से इंटरेक्ट करके सिर्फ इसको इसी से मतलब है और ये वर्क दे देगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब इसको कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इसको काम करने के लिए मिनिमम इसको ये इसका जरूर पड़ेगा, मतलब एक टेम्परेचर रिजर्वायर का आवश्यकता जरूर पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका बाइक है, बाइक में जो इंजन लगा होता है अंदर पेट्रोल जलता है तो वो हीट होता है। अब वो उस हीट की मदद से वो आपके मतलब पहिए को घुमाता है, तो वर्क डन मिला है आपको। लेकिन पूरा का पूरा एनर्जी क्या आप उसमें यूज कर लिए हो क्या, आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको कुछ ना कुछ हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, इसीलिए साइलेंसर से हीट इजेक्ट भी होता है। अगर आप साइलेंसर बंद कर दीजिए, देखो गाड़ी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, तो W आया, तो ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, तो पॉसिबिलिटी किस चीज का है, तो पॉसिबिलिटी है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको भी समझाते हैं करके, इसको समझ लेते अच्छे से। हो क्या सकता है कि ये टेम्परेचर T1 है, ये इंजन है, अब हम इसको इंजन को ऐसे इग्नोर करेंगे,
अगेन वही चीज है, T1 इज ग्रेटर देन T2। यहां से हम हीट लिए, यहां पे वर्क डन आया और यहां पे कुछ ना कुछ हीट जाएगा ही जाएगा, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल केस है, ये पॉसिबल नहीं है, और यही बोलता है केल्विन का स्टेटमेंट। हायर टेम्परेचर से क्या बोला है उसमें कि वो सिर्फ एक ही टेम्परेचर रिजर्वायर से कनेक्ट हो, ठीक है, और पूरा का पूरा हीट वर्क डन में बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पॉसिबल ये है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ये आपको पता है कि Q1 अगर गया और Q2 छूट गया तो बाकी कितना बचा, Q1 माइनस Q2, यही है आपका W, यही है आपका क्या W, वर्क डन। W क्या है, वर्क डन। ये क्या है, हीट सप्लाई। किसको सप्लाई किया गया, इंजन को, हीट सप्लाई। और ये क्या है, हीट रिजेक्टेड। नोमेनक्लेचर से ध्यान रखिएगा, हीट रिजेक्टेड। और ये क्या है, वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। इसमें दोस्तों एक टर्म आता है जो आपको अब पता होना चाहिए, अब इसका समय है आपको जानने का, ठीक है। एफिशिएंसी, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी इंजन का, किसी भी मैकेनिकल पार्ट्स का एफिशिएंसी बहुत आवश्यक होता है। उसी एफिशिएंसी से हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सा मशीन कितना ज्यादा एफिशिएंट है, इसको यूज करना कितना ज्यादा अच्छा है या कितना बुरा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। और ये रेशियो जितना अच्छा होगा, ये रेशियो जितना अच्छा होगा, मेरे लिए मशीन यूज करना उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का बात करें अगर इंजन का, इस हीट इंजन का एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ आउटपुट में क्या मिला आपको, आउटपुट में मिला W, वर्क डन। मिलता तो आपको ये है, बाइक चलाते तो यही चाहिए होता है। और दिया इनपुट क्या था, आपने क्या दिया इसको, फ्यूल जला के क्या दिया इसको, Q1, ठीक है। तो इनपुट तो आपका Q1 है, तो इट इज W अपॉन Q1, ठीक है। अब यहां से आपको ये बात समझ आया W कितना होता है, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये कितना हो गया एफिशिएंसी दोस्तों, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये आपको याद रखना है, इस सिंबल का नाम है ईटा, इसको ध्यान रखिएगा। 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ये है एफिशिएंसी, इसको ध्यान रखिए। हम बार बार पूछेंगे दोस्तों, और कई सारे सवाल पूछे जाते हैं इसके, कई सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। लिख लीजिए भाई इसको, हम और भी बातें करेंगे तो शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, लिख लीजिए इसके बारे में, लिखना हो हीट इंजन के बारे में। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस that works on a cycle। ये भी साइकिल, इसका भी कुछ ना कुछ साइकिल होता है, हम बात करेंगे उसका कैसे निकालेंगे। देखो, it is a device which operates on a cycle, which operates on a cycle, which takes heat from source, which takes heat from source, which takes heat from source and can give work done, work done, work done can give work done from the supplied heat, from the supplied heat। तो वैसा डिवाइस जो कि एनवायरनमेंट से एनर्जी ले, सॉरी एनवायरनमेंट कह रहे हैं, सोर्स से हीट ले और उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर सके, अगर उसका क्षमता ये है तो वैसे मशीन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजन, ठीक है ना। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी इंजन ले लो, आपका बाइक भी वही है, हीट लेके वर्क डन देता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में चले जाइए, वो भी हीट इंजन है, वो भी कोयला जलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, ठीक है ना। तो वैसा कोई भी डिवाइस जो हीट लेके वर्क डन देता है वो इंजन है, वो हीट इंजन बोलते हैं इसको, बेसिकली बोला जाता है हीट इंजन, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिए। ये तो ओवरव्यू था जनरली केल्विन का स्टेटमेंट और क्लासिक स्टेटमेंट का। तो ये था किसका, केल्विन का, जो हाई से लोअर जा रहा है। अब आते हैं क्लासिक का।
अब आते हैं क्लासियस का, क्लासियस स्टेटमेंट, इसको समझाते हैं, समझिएगा। क्लासियस स्टेटमेंट, उसका कहना ये है कि ये एक टेम्परेचर दे रहा है T1, ठीक है, और यहां पे ये हीट पंप। अब ये हीट पंप क्या है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है, इसको ऐसे उल्टा इसे लोड करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे T1 है, फिर T2, ये एक ऐसा डिवाइस होता है हीट पंप जो कि आपको लिखना होगा पहले ही नोट पे, आपने लिखा ना, आपने इंजन लिखा होगा, हीट इंजन, वो मैंने लिखवा दिया आपको, हीट इंजन लिखवा दिया। अभी लिख लीजिए हीट पंप, हीट पंप यहां पे लिख लीजिए, इट इज अ डिवाइस, it is a device which can take heat from colder body, very lower temperature, colder body, and transfer it to hotter body, lower body से लेकर hotter body में फेंक सकता है, ठीक है ना। It's your it provides heat in the system। अब इसका मतलब भी आपको समझ जाएगा थोड़ी देर में। दूसरा होता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इट इज अ डिवाइस, पहले तो ये भी वही करता है कि डिवाइस which takes heat from colder body and sends it to the hotter body, hotter body, ठीक है। पहली बात ये, तो दोनों में इतना सिंपल है। दूसरा, it takes heat from system, it takes heat from system। अब दोनों बात समझिए, क्या अंतर क्या है दोनों में। अंतर ये है दोनों में, हीट पंप में क्या होता है, ऐसे समझिए, हीट पंप को यूज करते हैं ठंडे में, ठंडा जब होता है। मेरे बात ध्यान से समझिए, ये दोनों समझना जरूरी है। हीट इंजन तो क्या, जो हीट लिया और वर्क दिया, ये दोनों क्या है, हीट पंप के लिए जो सिस्टम बनता है वो आपका रूम है, और ये ठंडे में यूज होता है। तो ठंडा में बाहर का टेम्परेचर कम होगा, और आपको कंफर्टेबिलिटी के लिए अंदर का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो हीट पंप लगाएंगे। तो हीट पंप क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा और आपके रूम में छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हीट पंप के लिए सिस्टम क्या हुआ, आपका रूम, और उसमें उसको हीट देना है। क्या करना है, देना है। अब आइए रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, अंदर का जो सिस्टम होता है वो लोअर टेम्परेचर में होता है, वहां से हीट निकाल के फेंकना होता है सराउंडिंग में, ठीक है। तो उसमें सिस्टम कौन सा बनता है, जो ठंडा होता है, और इसमें सिस्टम कौन सा होता है हीट पंप में, जो गर्म होता है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर में हीट को निकालना पड़ता है सिस्टम में से, और हीट पंप में हीट को देना पड़ता है सिस्टम में। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना लिखने के बाद यहां आएंगे, तो क्या हीट पंप, अब ये क्या बोलता है कि ये यहां से हीट ले और यहां हीट दे। अच्छा, इस समय ये सोर्स होगा, वो इसको छोड़ दीजिए, हो सकता है ये सोर्स, जहां से हीट लेंगे वो सोर्स है, जहां डालेंगे वो बस सेम डेफिनेशन आपको पता है। ये यहां से हीट ले लोअर टेम्परेचर से और हाई टेम्परेचर दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये अपने आप से नहीं कर सकता है। तो पॉसिबल क्या है, पहले लिख दीजिए पॉसिबल के सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है ये केस, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल ये है
पॉसिबल ये है कि ये यहां से हीट तो ले लेगा और ये यहां जाएगा नहीं, लेकिन हमको इस पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमको उस पर वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर हटा दो और देखो काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। वो ये जो वर्क ये प्रोवाइड कर रहा है, ये वो कंप्रेसर कर रहा है। ठीक है ना, कंप्रेसर ही इसको ये वर्क प्रोवाइड, जिसके कारण ये यहां से हीट लेके यहां जा सकता है। मेरी बात समझ आई? ये बात याद रखिएगा। और फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन से क्या कर सकते हैं, आने वाला हीट बराबर जाने वाला हीट, है ना। तो W को क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। अरे भाई साहब, आने आ कितना है इस एनर्जी पे, Q1 प्लस W, और जा कितना है Q2, सॉरी W कितना हो गया Q2 माइनस, ठीक है, Q2 माइनस Q1, ये सही करेंगे Q2। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से वहां भी लगा लीजिएगा, बढ़िया आएगा। ठीक है, ये W बराबर Q2 माइनस Q1। अब ऐसे सिस्टम के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, COP। COP इसके लिए एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते दोस्तों, इससे ये डिफाइन करते हैं COP, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसका डेफिनेशन आप उसी तरीके से समझ सकते हो, परफॉर्मेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसको डिनोट करते हैं COP से, इसको COP बोलते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिए, हीट इंजन में से एफिशिएंसी निकालते हैं और हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में COP निकालते हैं। COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी नहीं निकालते उसको, ऐसा चला आ रहा है। हालांकि बिहेव वो एफिशिएंसी के तरीके से ही करता है, मैं दिखाऊं आपको, देखिए COP, अगर हम हीट पंप की बात करें, हीट पंप की, तो आउटपुट क्या है आपका, बताइए आउटपुट क्या है आपका। अगर हीट पंप है तो आउटपुट क्या है, हीट देना। तो सिस्टम में हीट कौन दे रहा है, ये। तो मेरा जरूरत का चीज तो ये है ना, सिस्टम तो ये है ना। अगर ये हीट पंप है तो मेरे लिए सिस्टम तो ये है ना। अरे बोलिए, अगर ये हीट पंप है तो मेरा सिस्टम तो ये है ना, जिसमें हीट वो देगा। तो आउटपुट क्या है, ये वाला हीट, आउटपुट हो गया ये वाला हीट। और इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, इनपुट है आपका ये वर्क। आप तो प्रोवाइड क्या किए, वर्क किए ना, आप हीट नहीं प्रोवाइड किए हो, आपने क्या दिया है, वर्क डन। तो W क्या हो जाएगी, Q2 माइनस Q1। सबसे पहले तो ये है आपका COP। ठीक है, तो कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू, इसको उल्टा लिखते हैं तो 1 माइनस Q1 अपॉन Q2। और ये एक जगह काम भी आता है, मैं बताऊंगा कहां पे। पहले तो ये लिख लीजिए आप, ठीक है। दूसरा, आप इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके। दूसरा, अगर ये रेफ्रिजरेटर होता, अगर ये रेफ्रिजरेटर होता, पहले तो हीट पंप देखे, ठीक है ना। अगर रेफ्रिजरेटर होता, इसको लिख लीजिएगा, अगर ये रेफ्रिजरेटर होता, ये दूसरा फिगर बनाइए, आप दूसरा फिगर बनाइए इसी तरीके का। और अगर ये रेफ्रिजरेटर होता, मतलब रेफ्रिजरेटर, तो यहां पे ये आर होता, और उसके लिए COP क्या होता। अब आप ये बताइए सबसे पहले हमको, इसमें सिस्टम कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो जिसमें से हीट निकालेंगे वो सिस्टम होगा, तो सिस्टम आपका ये वाला है। उसके लिए काम क्या करेगा, ये Q1 अपॉन वर्ग, बात वही है Q2 माइनस Q1। ठीक है, और इसको उस तरीके से लिखना है तो लिख सकते हैं 1 अपॉन Q2 बाई
Q1 माइनस, ठीक है, ये वाला लिख लीजिए इसको। अब एक चीज और देखिए, रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। आप जरा सीओपी ऑफ हीट पंप पे ध्यान दीजिए, क्या था वो था Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करिए, इसमें ना -1 लिखिए और देखिए क्या आता है। इसमें दोनों से -1 करना पड़ेगा, देखिए क्या आता है, ठीक है, देखते हैं। अगर Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 कट गया, ये Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1, बताइए क्या है ये, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, यानी कि सीओपी ऑफ हीट पंप बराबर सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ये माइनस में चला गया, ये रिलेशन है दोस्तों। ये नोमेनक्लेचर है, इसको एफिशिएंसी क्यों नहीं बोलते हैं, इसका कोई जवाब नहीं, नोमेनक्लेचर है। मैं बेसिकली बता सकता हूं कि एफिशिएंसी जो है ना, बेसिकली 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, मतलब 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, बट सीओपी जब निकालेंगे ना तो वो 1 से ज्यादा आता है, इसलिए इसका नाम अलग है, ठीक है ना, और कोई खास बात नहीं है इसके लिए। बट सीओपी भी क्या है, वो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही है। सीओपी देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन अच्छा फ्रिज है, कौन खराब फ्रिज है, ठीक है, कौन हीट पंप अच्छा है, कौन हीट पंप खराब है। उसी तरह इंजन में हम क्या देखेंगे, एफिशिएंसी, कौन इंजन अच्छा है, कौन इंजन खराब है, ठीक है ना, ये बात आप याद रखिएगा। हीट इंजन और हीट पंप, हीट इंजन में एफिशिएंसी देखते हैं और हीट पंप रेफ्रिजरेटर में क्या देखते हैं, सीओपी, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए सारी बातों को, और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, एक एक बात आपको याद होना चाहिए। बेसिकली ये फॉर्मूला सब याद ना भी रहे, बट कैसे लिख रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसमें दोस्तों एक साइंटिस्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिसको बोलते हैं कार्नोट, उनका पूरा नाम है सैडी कार्नोट, ठीक है ना। तो उन्होंने एक साइकिल का इन्वेंशन करा, थ्योरेटिकली, वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है, थ्योरेटिकली, ठीक है ना। उन्होंने एक ऐसा बनाया कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल के नाम से कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। उसी के बेसिस पे कार्नोट इंजन, कार्नोट पंप के बारे में सोचा जाता है। क्या है सबसे बड़ा जाएगा कार्नोट साइकिल, ठीक है, इन्वेंटेड बाय सैडी कार्नोट, ठीक है। खैर ये क्या है बेसिकली, जैसे आप लोग क्लास में रहते हो, ठीक है ना, अगर हम क्लास में रहते हैं तो मेरा कोई ना कोई टारगेट होता है कि हमको इस बच्चे से अच्छा करना है। क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं तो वो बेसिकली एक मार्क बनता है, एक बेंचमार्क बनता है जिसको हमको अचीव करना है, ठीक है ना, तो हमको भी उसके ऐसा बनना है। तो देयर इज अ पैरामीटर जिसको उन्होंने डिसाइड करा, किसने, कार्नोट ने। इन्होंने एक ऐसा साइकिल बनाया जिससे एफिशिएंट कुछ नहीं हो सकता है, जिससे एफिशिएंट कोई इंजन नहीं हो सकता या कोई हीट पंप नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा एक साइकिल बनाया, उस साइकिल से एफिशिएंट कोई भी ना इंजन हो सकता है, कोई ना ये हो सकता है, कोई ना हीट पंप हो सकता है, कोई नहीं रेफ्रिजरेटर हो सकता है। क्योंकि ये बेंचमार्क बहुत जरूरी था, हम इंजन बना रहे हैं,
हम कहां तक जा सकते हैं, कितना अच्छा बना सकते हैं, मुझे एक बेंचमार्क चाहिए, तो वही वो बेंचमार्क है। ठीक, ओके, आप बोलोगे सर एफिशिएंसी 100% अचीव कर लेंगे, सर 100% ही तो बेंचमार्क होना चाहिए। सर ऐसा नहीं है। अब अभी आपने पढ़ा T1 हीट इंजन, यहां से वो हीट ले और यहां से W दे, तो ये W बराबर Q2 तो 0 है, तो W बराबर Q1 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, W/Q1 इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा, और कोई खास बात नहीं, W/Q1 इनटू 100, ये तो फिर 100% हो गया। ऐसा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड लॉ में यही बोला ना केल्विन स्टेटमेंट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 100% जब मेरा बेंचमार्क हो ही नहीं सकता है, तो कौन सा ऐसा बेंचमार्क फिक्स करें जो कि पॉसिबल है, वो हमको इसके साथ। ठीक, अब इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और डिटेल स्टडी करते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आता है एग्जाम में। इसके बारे में एक एक चीज समझेंगे और फिर इसके बारे में लिखेंगे भी कि क्या क्या हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। पहले तो ये देखिए, कार्नोट साइकिल में हमने क्या करा, बेसिकली समझिएगा। एक क्या है, ये हीट इंजन है, ऐसे में सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, समझ लो। ठीक, और ये एडियाबैटिक है, अभी अभी फिलहाल एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक है, ठीक, समझिएगा ध्यान से। हमने क्या करा, मान लीजिए इसका अभी प्रेशर T1 V1 और ये T1 है, ध्यान रखना, जो जो बात कर रहे हैं सब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करा मैंने, एडियाबैटिकली इसको यहां से यहां पे लेके आया, मतलब इसको कंप्रेस कर दिया। यहां से यहां तक, अभी भी एडियाबैटिक ही है, मतलब हम क्या करें कि एडियाबैटिकली इसको हम कंप्रेस कर दिए। इसका प्रेशर कुछ अलग हो गया, P2 V2, और टेंपरेचर क्या हो गया T2, सब के सब बदल गए होंगे। ये कैसा प्रोसेस हुआ, एडियाबैटिक। ध्यान रखिएगा, जो बोल रहे याद रखिएगा, ये V1 से V2 हुआ है, इसका साइकिल ग्राफ पे बनाएंगे। खैर ये सब एडियाबैटिक था, ये भी एडियाबैटिक था। एडियाबैटिकली इसको क्या किया, कंप्रेस किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, जब ये P2 V2 और T2 पे था, तो हम इसको क्या किए, हीट प्रोवाइड किए आइसोथर्मली। कैसा प्रोवाइड किया, आइसोथर्मली। ठीक है, हीट कैसा प्रोवाइड किए, आइसोथर्मली। यहां पे ये ऐसा है और यहां पे इसको हीट आइसोथर्मल प्रोवाइड किए। ठीक, और ये हीट हुआ, हीट होने के बाद जो सिस्टम, अच्छा यहां से अब हीट होने का मतलब एडियाबैटिक चेंबर जो हटा दिया, इसको ये ऊपर वाला ये हटा दिया और तब उसमें हीट ऐड किए। कैसा, आइसोथर्मल। जब हीट ऐड कर लिए तो क्या होगा, जब हीट ऐड कर लिए पूरा पूरा, तो इसका प्रेशर कुछ ना कुछ P3 हो गया होगा, वॉल्यूम V3 हो गया होगा, और टेम्परेचर अभी T2 भी होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल ही होगा ये। ठीक, समझ में आई बात, यहां ये दो प्रोसेस हुआ। ठीक,
उसके बाद क्या किया, ये सब लिखवा देंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस, पहले समझ लीजिए। उसके बाद क्या कि हीटर से निकाल दिए, ये हीटर क्या किए, निकाल दिए, ठीक है, ओके। उसका क्या कि हीटर निकाल दिया, और हीटर निकालने के बाद फिर इसमें क्या किया, एडियाबेटिक चढ़ा दिया। अभी ये किसमें था, P3 V3 T3, ठीक है, और इसको एक्सपैंड होने दिया, इसको एक्सपैंड होने दिया, कैसा, एडियाबेटिकली। क्या होने दिए, एक्सपैंड होने दिए। और जब इसको एक्सपैंड होने दिए तो इसका प्रेशर क्या हो गया, P4 V4 और टेम्परेचर हो गया T, ठीक है, ठीक है, और टेम्परेचर वापस कहां पे ले गए, T3 से, नहीं सॉरी ये तो T2 है ना, ये T2 है ना, हाँ ठीक है, ये P3 V3 T2 और यहां से हम लेके आए T1 तक वापस, ठीक है ना, P4 V4 और T1 तक इसको वापस ले आए। साइकिल बनाना है ना हमको, साइकिल में क्या रीच कर गया, T1 आ गया जैसा यहां था, अभी P1 भी लाना है, वो भी लेके आएंगे, पहले इसको देखेंगे, ठीक है। ये तीन प्रोसेस हुआ, पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से, ये पहला प्रोसेस, ये दूसरा प्रोसेस और ये तीसरा प्रोसेस, लिख लीजिए इसको। उसके बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, फिर वहां से हम एडियाबेटिक चैम्बर हटा देंगे, एडियाबेटिक चैम्बर हटा देंगे, ठीक है। और अभी कितना है, P4 V4 और T1, याद रखिएगा इसमें हीट ऐड किया है, हीट एडिशन, इसमें हुआ एक्सपेंशन, इसमें हुआ एक्सपेंशन, और पहले वाले में कंप्रेशन लिख लीजिएगा, पहले वाले में कंप्रेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्ट करके तब वापस उसी स्टेट पे पहुंचेंगे, हीट रिजेक्शन। अब हम क्या किए, इसको हीट, यहां से हीट निकाल ली बाहर, किसी भी तरीके से कूलेंट वगैरह लगा दिए, मतलब कूलेंट अगर होता है जिसको लगा से लिए हीटर में से निकाल लिए, हीट निकाल लिए तो ये वापस पहुंच गया अपने स्टेट, वापस पहुंच गया अपने स्टेट पे। और ये कैसे किए हैं, आइसोथर्मल। ये कैसा हो रहा है, ये कौन कर रहा है, इसकी कार्नोट साइकिल में, कार्नोट साइकिल में ऐसा होता है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये वापस किसको पहुंच गए हम, P1 V1 और T1, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो नहीं है, ये कार्नोट जी के किया हुआ है सर, ठीक है, फिर वापस को यहां पे लेके चले गए, तो ये पूरा पूरा साइकिल हो गया, यहीं से चले के लिए पहुंच गए। 4 प्रोसेस लगे, कितने, 4, कौन कौन, पहला एडियाबेटिक, दूसरा आइसोथर्मल, तीसरा एडियाबेटिक, फिर चौथा आइसोथर्मल, यानी कि 2 एडियाबेटिक और 2 आइसोथर्मल। और हीट किस पे ऐड किए, हीट किस पे ऐड किए हैं, तो हीट ऐड किए हैं किसमें, हीट ऐड किए हैं आइसोथर्मल में, और फिर हीट रिजेक्ट किया इसमें आइसोथर्मल में। अरे एडियाबेटिक में तो हीट कुछ कर ही नहीं सकते थे, ठीक है। और कंप्रेशन और एक्सपेंशन किस पे किए हैं, एडियाबेटिक में।
कार्नोट जी के हिसाब से ये सबसे इफिशिएंट प्रोसेस है, मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस है, और ऐसा समझ भी सकते हैं। पहले जब हम कंप्रेस किए तो कोई भी हीट एडिशन नहीं था, तो जितना भी वर्क हम किए हैं वो सिस्टम का क्या किया है, जैसे चलो हम खैर बाद में बता देंगे, मैं ऐसे दे दूं dq बराबर du प्लस dw होता है ना। अब पहले वाले में तो 0 हो गया, और आपने कंप्रेस किया तो वो क्या किया, du यानी कि जो आपने वर्क किया वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया, खूब गर्म हुआ, खूब गर्म हुआ, खूब गर्म हुआ, फिर उसमें क्या करते हैं, हीट एनर्जी ऐड कर दी आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या है कि डेल्टा q बराबर du प्लस dw, आइसोथर्मली में गया तो ये 0 हो गया, आइसोथर्मल प्लस के du 0 होता है ना, 0 हो गया। तो अब जो हीट किए हैं, जो भी हीट किए हैं, समझ आ रहा है, जो भी हीट किए हैं वो बनेगा वर्क डन में। फिर ये वर्क डन हम कैसे लेंगे, एडियाबेटिकली, फिर उसमें कोई हीट एडिशन नहीं होगा, वहां से वो पूरा का पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो उसमें बचे कुछ हीट है फिर उसको रिजेक्ट करके वापस अपने स्टेट पे चले जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके साइकिल को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो जितना चार प्रोसेस है इसी को हमको साइकिल पे दिखाना है। इसका साइकिल क्या होगा दोस्तों, देखिए V और P, ठीक। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप कहां से पहले क्या कहते हैं, आप गए होंगे T1 से T2 पे, और फिर T2 से T1 पे आए हैं, ठीक है ना। तो दो ही टेंपरेचर का इंटरेक्शन है, तो दो को पहले ग्राफ बना लीजिए, T1 T2 मान लीजिए ये जस्ट ग्राफ है T1 और T2, ठीक। अब हम जैसे देखिए आपने क्या किया, एडियाबेटिकली इसको कंप्रेस किया सबसे पहले, तो ये पहला ये था क्या, T1 और T1 तो यहां लिखा हुआ है, यहां से अब यहां तक पहुंचा जाते हैं, ठीक। देखिए आपको याद होगा ये ऐसे करेंगे तो ये था आपका आइसोथर्मल, और ये नीचे वाला था एडियाबेटिक, याद करिए उसमें पहले बताया था पहचानना कैसे जाता है। अगर ये ग्राफ है तो एडियाबेटिक कौन है, आइसोथर्मल कौन है, ये है आइसोथर्मल और ये है एडियाबेटिक, आपको ध्यान होगा। उसी तरह ये वाला कौन सा है, एडियाबेटिक, और ये वाला कौन सा, आइसोथर्मल होता है, याद रखिएगा। खैर हम यहां से यहां तक इसको कंप्रेस किए, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ता है, यहां का प्रेशर बढ़ के यहां हो गया, ये यहां पे प्रेशर क्या है, T2 और टेंपरेचर तो T2 है। फिर यहां पे क्या किए, हम हीट ऐड किए आइसोथर्मली, हीट ऐड किए हैं आइसोथर्मली, ऐसा आइसोथर्मल, और वो आया है यहां पे इस पे 3। आइसोथर्मल यहां पे क्या है, P3 V3, मैंने जो वहां पे नोट किया वही यहां पे है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने इसे क्या किया, एक्सपेंशन कराया इसे, ठीक है। ये फिर आगे T2 से T1 पे, और फिर आपने कैसे आइसोथर्मली आपने हीट रिजेक्ट किया, ये है आपका प्रोसेस। ये कौन सा स्टेट था, P4 T4 और T1,
ये है आपका कार्नोट साइकिल, ठीक है। और अच्छे से बनाना है तो इससे जो है ये, ठीक है। ये कार्नोट साइकिल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दो कर्व दीजिए आइसोथर्मल, एक को रखिए T1 पे, एक को रखिए T2 पे, T2 पे, ठीक है, और फिर उसी के ऊपर चलिए तो ज्यादा आसान है। तो हम अब देखिए, अब यहां से पहले समझ लीजिए अच्छे से, ये पहला स्टेप है 1, फिर हुआ 2, फिर 3 और फिर 4, ये 4 स्टेप में। पहले क्या करना है वो याद रखिए, T1 और T2। चलिए यहां से हमने यहां पहले ये किए, पहले यहां से क्या किए, कंप्रेस किए, ठीक, पहले यहां से क्या किए, कंप्रेस किए, उसके बाद हीट एडिशन किए, क्या किए, हीट एडिशन। अच्छा समझ लीजिए, पहले क्या किए, हीट एडिशन, ये मान लीजिए आपने किया Q1, आपने किया Q1, फिर यहां से आकर क्या हुआ, एक्सपेंशन, क्या हुआ, एक्सपेंशन, ये ऐसा, और फिर वापस क्या किया आपने, हीट रिजेक्शन, मान लीजिए वो Q2, ठीक है। तो ये ऐसा, इसमें कितने कितने प्रोसेस है वो यहां लिखते हैं। वन से लेकर 2 कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 से लेकर 3 कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। और 3 से लेकर 4 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। और 4 से लेकर 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, याद रखना। कोई पूछे कि कार्बन रिएक्शन में कितने प्रोसेस होते हैं, 4, 2 एडियाबेटिक, 2 आइसोथर्मल, ठीक है। आई बस समझ में। अच्छा दोस्तों, ये जो कार्नोट साइकिल हम पढ़े हैं, ये सब कौन सा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है, ये सब रिवर्सिबल है, ये सब क्या है, रिवर्सिबल है। और हमें बात पता है, कोई भी गाड़ी अगर चलाते हो ना, आपका जो इंजन है वो इसी 4 प्रोसेस को फॉलो करता है, इसी 4 प्रोसेस को, ठीक है ना। मतलब 4 प्रोसेस कहने का मतलब है कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन, यही 4 प्रोसेस फॉलो करता है। अब वो एडियाबेटिक है कि नहीं वो अलग बात है, आइसोथर्मल है कि नहीं वो अलग बात है, एडियाबेटिक की अलग बात है, क्योंकि ये 4 प्रोसेस फीजिबल नहीं है रियल लाइफ के लिए। क्योंकि देखिए हमने आपको पढ़ाया था आइसोथर्मल प्रोसेस इतना स्लो प्रोसेस है, इतने स्लो प्रोसेस में अगर आप काम करेंगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं चलने वाला, ठीक है ना। और एडियाबेटिक एकदम तेज जाना है सडनली, बताया था मैंने आपको, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस ये आइडियलाइजेशन है, ठीक है ना, हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है मेरी गाड़ी में हमको कंप्रेशन कराना है तो एडियाबेटिक कंप्रेशन लगभग करा लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी प्रोसेस, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, और होगा ये 4 प्रोसेस है। पहले कंप्रेशन होगा, फिर हीट एडिशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा और फिर हीट रिजेक्शन होगा। यही 4 प्रोसेस आपकी गाड़ी में भी होता है। हाँ, भले ही वो कार्नोट साइकिल की तरह 2 एडियाबेटिक 2 आइसोथर्मल नहीं होगा, वो अलग की बात है। अगर हो जाता तो मोस्ट एफिशिएंट हो जाता ना वो, बट रियल लाइफ में उसको अचीव नहीं कर सकते, तो हमको किसी और प्रोसेस के थ्रू उसको करना पड़ता है। बातें समझ में, बट रियलिटी में जो 4 प्रोसेस होती है, इसलिए आपका बाइक 4 स्ट्रोक होता है। 4 स्ट्रोक बाइक में यही 4 प्रोसेस होते हैं, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन।
और जो टू स्ट्रोक बाइक होता है उसमें एक स्ट्रोक में दो प्रोसेस होते हैं, कंप्रेशन हीट एडिशन, और दूसरे स्ट्रोक में एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन। बट नॉर्मली टू स्ट्रोक चला गया, आ गया फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक में यही चार प्रोसेस होता है, तो कोई भी हीट इंजन होगा ये चार प्रोसेस होगा ही होगा। और जब कार्बोट इंजन की बात करेंगे तो दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल होगा, और यही मोस्ट एफिशिएंट है। हम चाहते हैं हमको बनाना यही था, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि आइसोथर्मल इतना स्लो प्रोसेस है कि उतना ये रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। और एडियाबैटिक प्रोसेस भी पूरा का पूरा एडियाबैटिक कर देना ये भी पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? करना तो हमको यही था लेकिन कर नहीं पाए, तो हमसे जो पॉसिबल हुआ वो हम कर लिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। आपके बाइक में जो साइकिल चलता है वो चलता है ऑटो साइकिल। छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है? समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके बाइक में जो पेट्रोल इंजन बाइक उसमें चलता है ऑटो साइकिल, और क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखो इस इंजन में हम क्या करते हैं, इस इंजन में हम क्या करते हैं कि एडियाबैटिक कंप्रेस करते हैं। देखो कंप्रेशन हुआ, और क्या करते हैं, ठीक है? ये समझ आ रहा है? और उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन किए, और फिर उसको एक्सपेंड किए, और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट करते हैं। आपका रियल साइकिल तो ये है। आई बात समझ में? बेसिकली दो साइकिल होते हैं, ये ऑटो डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल। डीजल साइकिल नहीं, सॉरी दोस्तों, ये डीजल साइकिल, दिस इज डीजल साइकिल। डीजल गाड़ी जो होता है उसमें ये साइकिल फॉलो होता है, बट प्रोसेस वही है, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन। यहाँ हीट मिलेगा, यहाँ हीट जाएगा, ये कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन होता वही है, बट प्रोसेस अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन, फिर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, और फिर यहाँ से यहाँ तक हीट रिजेक्ट, ये एक्सपेंशन और फिर हीट रिजेक्शन। और ये भी बहुत आइडियल है, ये भी एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा, ये तो डीजल साइकिल। आपका जो पेट्रोल गाड़ी होता है, कुछ लोगों में सब कुछ वैसा ही होता है। ये एडियाबैटिक कंपटीशन करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करते हैं, फिर ऐसे और तब ऐसे। ये यहां पे हीट एडिशन हुआ और यहां पे हीट रिजेक्शन हुआ, ठीक है? ये और ये आपकी बाइक में यही होता है, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और रिजेक्शन। आपकी बाइक में यही चलता है। तो ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि चार प्रोसेस होता है, इसलिए आपको बाइक फोर स्ट्रोक भी कहा जाता है। चार स्ट्रोक में चार प्रोसेस चलता है। और जो टू स्ट्रोक बाइक जो पहले आता था जमाने में, उसमें एक स्ट्रोक में दो प्रोसेस होते थे और एक स्ट्रोक में दूसरा, ये बाकी दो प्रोसेस होते हैं, जिसको टू स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है? यानी कि कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और रिजेक्शन हर हीट इंजन में होता है, भले ही वो प्रोसेस यूज नहीं करते। और ये प्रोसेस यूज करते हैं तो वो कार्बोट इंजन बन जाता। आई बात समझ में? इसलिए इन चीजों को आपको अभी से समझ में आना चाहिए कि ये चार प्रोसेस होते हैं। अगर ये दो एडियाबैटिक और दो आइसोथर्मल होगा तो कार्बोट इंजन होगा। रियल साइकिल के लिए ये दोनों प्रोसेस है। आपके बाइक में ये चलता है और आपके ट्रक्स वगैरह में ये चलता है। डीजल साइकिल, पेट्रोल साइकिल दोनों अलग अलग गाड़ी है। डीजल गाड़ी में पेट्रोल से चला होगा तो सीज कर जाएगा, उसके लिए बना ही नहीं है वो, ठीक है? तो प्रोसेस अलग हो सकते हैं, मतलब कौन सा प्रोसेस वो अलग हो सकता है, बट टाइप्स ऑफ प्रोसेस सेम ही होते हैं, कंप्रेशन, हीट एडिशन, एक्सपेंशन और हीट रिजेक्शन। ध्यान रखें। और यही सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। ये दोनों साइकिल इसको अप्रोच करना चाहता है कि मेरा भी एफिशिएंसी, मेरा किस्मत अच्छा हो, जो मेरा भी एफिशिएंसी इसकी तरह हो सके, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो हम ऐसा कह सकते हैं
आइडियल साइकिल है, बिल्कुल सही है, एक आइडियल साइकिल है जिसको हमको अप्रोच करना है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और फिर इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। ये नीचे वाला ऑटो साइकिल बोलते हैं इसे, पेट्रोल साइकिल। खैर आपका काम तो वही है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। चलिए, कार्नोट साइकिल में क्या क्या प्रोसेस किया हमने? एडियाबेटिकली। अच्छा दोस्तों एक चीज और, जो अंदर जो हम सिलेंडर पिस्टन एलिमेंट दिए थे उसके अंदर जो भी गैसेस, यानी इसके अंदर यानी कि जो सिलेंडर एलिमेंट है इसमें जो भी गैस से हम काम करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, नाम है, आपको उतना काम नहीं पड़ेगा बट लिख लीजिए, पता होना चाहिए। एडियाबेटिकली compression is done from V1 to V2. Okay, then isothermal heat addition at T1. दूसरा adiabatic expansion from V3 to V4। ठीक है, फिर आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एट T2। V3 to V4 that is, हाँ ठीक है, वहां देख लीजिए, सॉरी ये T2 पे और ये T1 पे। ठीक है, वहां देख लीजिए, हीट एडिशन किसको हो रहा है? T2 पे, और हीट रिजेक्शन किसको हो रहा है? T1 पे। ये बात आप लिख लीजिए। चलिए, कुछ बातें नोट में लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स में। इसके लिए कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल साइकिल। ठीक, it consists of the reversible processes, working fluid, is considered to be ideal gas। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। और दूसरा एक कार्नोट थ्योरम है, हम लिखवा देंगे, यहां लिख लीजिए ऐसे देखिए, ये लिखने का तरीका है कार्नोट साइकिल। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट of any इंजन एफिशिएंसी। दूसरा COP भी कार्नोट का हाईएस्ट होता है, इज हाईएस्ट ऑफ एनी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ये सबसे हाईएस्ट होता है। मतलब ये एक आइडियल गैस है
इट इज कंसीडर्ड एज अ बेंचमार्क। अब ये भी लिख लीजिए, इट इज कंसीडर्ड एज बेंचमार्क फॉर एनी थर्मोडायनामिक मशीन। मतलब इंजन, थर्मोडायनामिक मशीन मतलब क्या, इंजन, पंप, रेफ्रिजरेटर, एनी थर्मोडायनामिक मशीन, वैसा मशीन जो हीट से इंटरेक्ट करके वर्क में कन्वर्ट करता है या वर्क को कन्वर्ट करके हीट में कन्वर्ट करता है, वैसा मशीन को थर्मोडायनामिक मशीन कहते हैं। ये सारे बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं इसके मैथमेटिक्स पे, और मैथमेटिक्स जो करेंगे वो बहुत ध्यान से देखने का विषय है। लिख लीजिए आप इसको।